मेरा नाम विक्की है। हम लोग 4 भाई हैं और मैं एक गांव में रहता हूं। हमारा घर भी गांव के आम घरों की तरह है। पीछे 4 कमरे हैं और उनके आगे एक बरामदा है। बरामदे के बाहर निकलते ही उसके बाईं तरफ सीढ़ियां हैं और आगे खाली हवेली नुमा मैदान है, जिसके बिल्कुल दरमियान में पौधे लगे हुए थे। और बाहर गली के मरकजी गेट के साथ बाथरूम है, जिसके आगे पर्दा लगा था। मेरा एक चचा भी हमारे साथ ही रहता था। उनकी बीवी का नाम अजरा था और उनके 3 बच्चे थे। उनकी शादी के वक्त मैं 1 से 2 साल का था। शादी का वक्त तो याद नहीं क्या हुआ था, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई तो कुछ वाकयात और चची का बेबाकाना रवैया मेरे साथ, उनका मजाक जो मुझे बच्चा समझकर किया करती थी, सब याद आता गया। चची के साथ कई साल पहले की बात थोड़ी सी याद है। मैं जब भी चची के पास जाता तो वो मुझे बच्चा समझकर मजाक करती और उस वक्त 6 से 7 साल की उम्र का बच्चा था। वो मुझे कहा करती थी कि मैंने तुमसे शादी करनी है। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आता और मैं उनके पास से उठ के आ जाता। ये शादी वाली बात हमारे घर में मजाक बन गई थी। जब भी सब लोग इकट्ठे होकर बैठते तो चची मेरी माँ से कहती कि मैंने तो अब के बेटे से शादी करनी है। मैं रोना शुरू कर देता और वहां से भागकर बाहर चला जाता। मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाले वक्त के लिए ये बहुत अहम बात है। इस किस्से ने मेरी जिंदगी पर असरअंदाज होना था। मेरी एक खाला भी थी और उनकी 2 बेटियां थीं। उनमें से एक मुझसे 1 साल बड़ी थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया की एक बड़ी बहन नाजिया थी। प्यार से सब उसको नाजी कहते थे। उसकी उम्र 15 से 16 थी। एक ही गांव में रहने की वजह से खाला की बेटियां अक्सर हमारे घर आ जाती थीं। हम सब मिलकर खेलते थे और वो चाची की शादी वाली बात लेकर मजाक करना भी जारी रहता था और मुझे उनका ये मजाक करना बुरा लगता था। इसी तरह साल गुजरते गए और मैंने जवानी में कदम रख दिया। मुझे अब उनका मजाक करना बुरा नहीं लगता था। फरवरी का इख्तिताम और बहार का मौसम शुरू हो रहा था। एक दोपहर को मैं और मेरी खाला की बेटी सोनिया चारपाई पर घर में लगे पौधों के साथ वाली दीवार के पास बैठे थे। इस जगह से घर के कमरों में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता था। सोनिया मेरे पीछे दीवार के साथ अपनी कमर लगाकर बैठी थी, जबकि मैं अपनी टांग चारपाई से लटकाकर बैठा था कि सोनिया पीछे से आकर मेरे पीछे चारपाई की पुस्त के साथ लग कर बैठ गई और साथ ही सोनिया ने मेरे सर पर चुपके से चूटी काटी। मैं पीछे मुंह करके कुछ टेढ़ा होकर बैठा था। हम लोग बातें कर रहे थे कि सोनिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे धक्का देकर आगे की तरफ गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को संभालते संभालते इसके बहुत करीब आ गया था, यानी कि उसके सीने के पास पहुंच गया था और संभलने की कोशिश में एक बार मेरा हाथ इसके मम्मे को छू गया। सोनिया मेरे गिरने और संभलने से लुत्फ अंदोज हो रही थी और कहके लगा रही थी। उसने अपने हाथ को हाथ पर मारा और जोरदार कहका लगाया। जब उसने दोनों हाथों को ऊपर करके ताली के अंदाज में बजाया तो उसका दुपट्टा इसके सीने से हट गया। उसको देखकर मैं मुस्कुराया। उसने भी मेरा उसको देखना नोट कर लिया था। हम फिर बातें करने लग गए, लेकिन मैं उसी पोजीशन में रहा। मेरी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो चारपाई पर लेटी दीवार के साथ अपनी कमर टिकाई हुई थी और मैं उसके सामने उसके दोनों तरफ एक एक बाजू रखे अपनी टांगे चारपाई से लटकाए हुए था। बातों के दौरान उसने कहा, विकी अपना सर इधर करो, मुझे दिखाओ इसमें कुछ लगा है। मैंने कहा, क्या लगा है? वो बोली, तेरे सर में धूल मट्टी लगी है। क्या करके आए हो? ये मट्टी कहाँ से लग गई? मैंने कहा, वो चाची के साथ मिलकर दीवारों से जाले उतारता रहा हूं, शायद वहां से लग गई हो। सोनिया मेरी बात सुनकर बोली, अब तो मैं इनसे शर्म नहीं आती, और ना ही हमसे। जब तुम छोटे होते थे तब तो बहुत शर्माते थे और भाग जाते थे। क्या अब भी तुम्हारी चाची तुम्हें छेड़ती हैं? शादी करने का कहकर तुम्हें तंग नहीं करती? सोनिया ये बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, नहीं ना, तो अब मुझे तुमसे शर्म आती है और ना ही चाची अब ऐसा मजाक करती हैं। उसने मेरा सर पकड़कर अपने चेहरे के करीब किया और एक हाथ से सर को नीचे किया। मैं घूमकर सीधा हुआ, वो भी उठकर सीधी होकर बैठ गई। उसने एक हाथ मेरी पेशानी पर रखा और एक हाथ से मेरे सर को साफ करने लग गई। वो मेरा सर साफ करने के चक्कर में मेरे बहुत करीब हो गई थी। उसने अपना हाथ मेरी पेशानी पर जो रखा हुआ था, उसकी गिरफ्त मजबूत थी और दूसरा हाथ जिससे सर को साफ कर रही थी वो मेरे कंधे पर रख दिया। फिर उसने एकदम अपने दोनों हाथ मेरे बाजू के नीचे से गुजारे और मुझे पीछे से जप्फी डाल ली। सोनिया की सांस की आवाज़ और हवा मुझे अपने कानों के करीब महसूस हो रही थी। यकदम अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और उसकी वालदा और खाला ने सोनिया को आवाज़ दी तो सोनिया एक झटके से पीछे हुई और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ी होकर मेरी तरफ देखकर बोली, विकी कैसा लगा? और किसी को बताना नहीं। मैंने देखा उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था।
मैंने कहा ठीक है। ये सुनकर वो चली गई और मैं वहां बैठकर पौधों को देखने लग गया। कुछ देर बाद चाची मेरे पास आकर चारपाई पर मेरे साथ लगकर बैठ गई और चाची ने पूछा, विक्की क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। जैसा कि पहले बताया कि चाची के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम सलमा था, उससे छोटी अजरा, और एक बेटा जो दोनों बहनों से छोटा था, उसका नाम शान था। 3 बच्चों के बावजूद वो बहुत फिट थीं। उनके जिस्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और भरा भरा जिस्म, गंदमी रंगत, लेकिन उनमें एक कशिश थी जो पुरशादीशुदा औरत का विरसा होती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बेमकसद घूम रहा था और घूमते हुए खाला के घर गया। खाला के घर में दाखिल होते हुए मैंने खालू को देखा, वो लेटे हुए थे। मैं उनके पास ही गुजर कर कमरे में चला गया जहां नाजी फर्श पर बैठी कपड़े सी रही थी। नाजी मुझे देखते हुए मुस्कुरा दी और एक ही सांस में घर वालों का पूछने लगी। मैंने कहा वो सब ठीक हैं, तुम सुनाओ, ये किसके कपड़े सी रही हो? नाजी बोली, बस अकेली थी, सोचा अपने कपड़े जो फटे हुए थे उनकी सिलाई कर लूं, इसलिए ये सब कर रही हूं। और बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती थी आज, लेकिन कोई छोड़कर आने वाला नहीं था। अम्मा बाजार गई है और घर पर मैं अकेली और अब्बू हैं, चलो खाना बनाती हूँ, तुम भी खाना खा लेना, फिर उसके बाद तुम मुझे अपने घर ले जाना। उसके बाद वो खाना पकाने लगी और कोई आधे घंटे में उसने खाना पकाया और मुझे दिया। मैं खाना खाने लग गया। जबकि नाजी तैयार होने लग गई, उससे पहले उसने खालू को भी खाना दे दिया। उसके बाद वो अंदर गई और कपड़े बदले और तैयार होकर आ गई। उसने नेवी ब्लू रंग का फुल फिटिंग वाला सूट पहना हुआ था। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था तो वो बोली, चलो चलते हैं। मैं भी उसके साथ चल दिया। जब मैं और नाजी घर पहुंचे तो चारपाई पर चाची लेटी शान को दूध पिला रही थी। सूरज अब घूमकर मगरिबी जानिब आ चुका था और रोशनी की किरणें कुछ देर की मेहमान थी। धूप खत्म हो चुकी थी क्योंकि सूरज घरों की दीवारों के पीछे छुप चुका था और मैं दूसरे बच्चों के साथ बैठ गया। एक नज़र चाची पर डाली तो वो शान को दूध पिला रही, जबकि मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। मैं तो शान को देख रहा था। लेकिन जब चाची ने मुझे मुस्कुराहट दी तो मुझे एहसास हुआ कि चाची कुछ और समझ रही थी। शाम हो चुकी थी और हम सब बच्चे खेलने में और बातों में मसरूफ थे और हम सब ने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। घर में छुपने के लिए एक कमरा जो कि स्टोर की तरफ था, जिसमें बिस्तर और फालतू कपड़े, मतलब कि सर्दियों में गर्मियों के कपड़े और गर्मियों में सर्दी के गर्म कपड़े रखे होते थे, और इसके साथ वाले कमरे में दादा दादी सोते थे। इसके बाहर बरामदा था जिसके बाईं तरफ चारपाइयां एक दूसरे के ऊपर जोड़कर रखी थी और उन पर कपड़े धोकर रखे हुए थे, और दूसरी तरफ बरामदे में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। छुपने के लिए काफ़ी जगह थी क्योंकि पौधे भी लगे थे। हमने खेल शुरू किया। सबसे पहले सलमा की बारी आई। उसने हम सबको ढूंढना था। मैं और मुझसे छोटा 8 साल का भाई, हम दोनों बाहर लगे पौधों में जाकर छुप गए और सोनिया नीम के दरख्त की दूसरी तरफ छुप गई। हम दूसरी तरफ से, सोनिया दूसरी तरफ से निकलकर मेरे छोटे भाई के साथ आकर खड़ी हो गई। अब मैं इनके आगे था। सोनी ने भाई को कहा वो आगे हो जाए। भाई आगे हो गया और अब मैं और सोनिया साथ साथ थे और आगे की तरफ वजन डालकर खड़ी हो गई। छोटा भाई ज़्यादा ही आगे चला गया था जहाँ से वो आसानी से नज़र में आ सकता था। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और करीब खड़ा कर लिया। अचानक अंदर से सलमा और उज़्मा के शोर की आवाज़ आई और वह हमारी तरफ आने लगी। सोनिया ने आगे होकर उनको देखा। इस दौरान उसने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर और मेरे सीने के साथ अपने कंधे लगाकर ये कहा था। जैसे ही उनकी आवाज़ करीब सुनाई दी, वो तेज़ी से पीछे हुई और मेरा बाजू पकड़कर मुझसे चिपक गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वक्त ऐसा था कि मुझे बस अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ना तो मुझ में हिम्मत थी कि आगे बढ़कर कुछ करता और ना ही मैं प्यार के बारे में कुछ जानता था। खैर, अभी मैं कुछ और करने के बारे में सोच रहा था कि अचानक सलमा आ गई और उसने हमें ढूंढ लिया। हम बातें कर रहे थे, फिर हम नॉटी साहब के पास पहुंचे। हमने इस गैप में कलरी कबूतरों से भी थोड़ी सी बातें कर लीं, लेकिन अब सोनिया आई थी, मज़ा आ गया था। सोनिया के हाथ में माँ और भाभी के लिए बंदर की खूबसूरत डिज़ाइन की हुई चूड़ियाँ थीं। मेरी भाभी भी चूड़ियाँ ले आई थी। फिर हमने साथ में खाना खाया। मैं तो बहुत खुश था कि सोनिया एक बार फिर नॉटी हाउस में थी और हम बाहर आ गए। उसके बाद सबसे पहले उज़्मा पकड़ी गई थी, उसने बारी देनी थी और हम बाहर आ गए। उज़्मा बारी देने गई और हम छत पर छुप गए, और जब उज़्मा ऊपर आने लगी तो मैं खड़ी चारपाई के साथ बैठ गया। उज़्मा ने मुझे पकड़ लिया और वबाल मचा दिया, जिससे चचा को शोर की आवाज़ नीचे सुनाई दी और वो कमरे से बाहर निकल आए। गुस्से से हमें डांटने लगे। हमको तो जैसे सांप सूंघ गया। हम डरते डरते सहमे हुए नीचे गए। नीचे जाकर हम सब मुंह लटका कर खड़े हो गए। चचा ने नाजी को साथ लिया और उन्हें उनके घर छोड़ने चले गए और हम सबको अंदर जाने का कहा। हम भी बगैर वक्त ज़ाया किए अंदर चले गए।
कुछ दिन और गुजर गए लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और पेपर स्टार्ट हो गई और फिर नतीजा आया और ज़िंदगी के कुछ दिन और गुजर गए। दिन बाहर दोस्तों से बातें करते हुए प्यार की बातें शुरू हो गई। हमारा एक दोस्त फारूक जो कि 18 साल का होगा, वो हमें प्यार के बारे बताने लगा। उसने प्यार के बारे में सब कुछ बताया। फिर मुझे पता लगा कि प्यार क्या होता है। फिर एक शाम मैं छत पर बैठा था। हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था कि सलमा छत पर अपना स्कूल का यूनिफॉर्म सुखाने आई, जो उसने सुबह स्कूल पहनकर जाना था। मैं उसको देखकर खुश हो गया। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई और कपड़े छत के बीचों बीच एक दीवार के किनारे से दूसरे किनारे तक लगी तार पर डालने लगी। जब उसने कपड़े अच्छी तरह फैला दिए तो मेरे पास आकर बोली, नीचे नहीं जाना क्या? मैंने कहा, चलते हैं, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। वो मेरे साथ चारपाई पर चुपचाप बैठ गई। हम दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ पल गुजरे। मैंने ऐसे ही नॉर्मल से अंदाज में पूछ ले, नीचे सब क्या कर रहे हैं? वो बोली, अब्बू बाजार गए हैं, अम्मा शान को दूध पिला रही हैं। ये बताकर वो फिर खामोश हो गई और सामने देखने लगी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और मैं भी उसी की तरह सामने देखने लग गया। हम फिर खामोश हो गए। कुछ लम्हात फिर खामोशी से गुजर गए। कोई 1 मिनट बाद ही उसने कहा, नीचे चलते हैं, यहाँ अंधेरा हो चुका है। वो खड़ी हुई। वो बगैर मेरी तरफ देखे नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी नीचे आ गया। इसी तरह हल्का फुल्का छूना चलना, गले लगाना चलता रहा और वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। लेकिन मुझे कोई ख़ास मौका ना मिला। एक दिन की बात है, मैं बाहर दोस्तों के पास गया हुआ था। जब वापस घर आया तो मुझे पता चला कि घर में सलमा और सानिया के अलावा कोई नहीं। आज मौका तो बन सकता था, लेकिन सोनिया की वजह से कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही थी। हम लोग कमरे में उस वक्त का मशहूर ड्रामा अलिफ नून देख रहे थे और हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। सलमा उठी और बाहर निकल गई। सोनिया ड्रामा देखने में बहुत मगन थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया, सलमा के पीछे बाहर आ गया। बाहर आकर सलमा को देखा तो वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं तेज़ी से उसके पास गया, उसको कमरे में दाखिल होने से रोका और उसको बाजू से पकड़कर कहा, आओ, इधर एक काम है, स्टोर में चलते हैं। वो भी जैसे तैयार थी, मेरे साथ चल पड़ी। हम लोग स्टोर में पहुंच गए और मैंने सलमा को कहा कि तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसको अपनी बाहों में भरा ही था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ आई। मैं जल्दी से मैंने उसको दूर किया तो सलमा भी मुझसे दूर हो गई और हमने अपने आप को दुरुस्त किया और ख़ुद को संभालने लगे कि सोनिया कमरे में दाखिल हुई। वो हम दोनों को परेशान देखकर हैरानी से हमारी तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम दोनों खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। बोलना तो भूल चुके थे। कुछ लम्हात बाद मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हम कपड़े रख रहे थे, जबकि सलमा छुप रही थी। सोनिया ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो सलमा को साथ लेकर कमरे से निकल गई और जाकर ड्रामा देखने लग गई। मैं कुछ देर सोचता रहा कि अब क्या होगा। फिर मैं भी उनके पीछे गया और जाकर उनके पास बैठ गया। सलमा और सोनिया भी खामोश थीं। मैं भी खामोशी से बैठ गया। ये पहली दफ़ा था कि हम 3 लोग बैठे थे और कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मेरी नज़रें टीवी पर और सारा ध्यान उन दोनों की हरकत की तरफ था। सोनिया का मूड काफ़ी ख़राब था, जबकि सलमा सहमी हुई थी। मैं कुछ देर उनके पास बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और अपने कमरे में आ गया। और कुछ देर में सब घर वाले आ गए, जिनमें सोनिया के घर वाले भी शामिल थे, क्योंकि वो सब इकट्ठे गए थे। कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। मैं भी बाहर उनके पास आ गया था। फिर सोनिया अपनी अम्मा, अब्बू और नाजी के साथ अपने घर चली गई और हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। सुबह उठकर नाश्ता वगैरह किया। आज जुम्मा था और स्कूल सी छुट्टी थी। मेरे दिमाग में यही बात चुभ रही थी कि रात सलमा को पता नहीं सोनिया ने क्या कहा होगा और सोनिया ने सलमा को क्या कहा था। यही सोचते हुए मुझे बेचैनी लगी थी कि किसी तरह सलमा से पूछूं। मौके की तलाश शुरू कर दी। जब सलमा की सूरत नजर न आई तो मैं चाची के कमरे में ही चला गया। चाची झाड़ू से कमरे की सफाई कर रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आज सुबह सुबह ही आ गया। मैं शर्माते हुए सलमा के पास बैठ गया। चाची ने दुपट्टा सर पर बांध रखा था, क्योंकि चाची के बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद पतली कमर और पेट ना होने के बराबर था। वो झुककर झाड़ू लगा रही थी तो मैं उनको देखने लगा। सलमा ने भी बैग बंद किया और अपनी अम्मा को सफाई करते हुए देखने लगी। चाची ने कमरे से सफाई करने के बाद बरामदे से सफाई करनी थी और फिर सारा कूड़ा इकट्ठा करके सेहन ने एक साइड पर रखना था। इसीलिए मैं उनका कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा कि जब वो बाहर जाएं तो मैं सलमा से पूछ सकूं कि सोनिया ने क्या कहा था। मैं चाची के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा और आंखों में सलमा को भी समझा दिया कि वो इधर ही बैठी रहे। जैसे ही चाची बाहर गई, मैं तेजी से सलमा की तरफ घूमा और उससे पूछा कि सोनिया ने रात को क्या कहा। वो बेरुखी से बोली, कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा।
वो चुप रही और अपने नाखून खाने लग गई। इसकी पुरानी आदत थी। जब मैंने तीसरी बार पूछा तो बोली, आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करना। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम सोनिया को मत बताना। बस अगर पूछे तो यही कहना कि हम इसी वक्त आए थे और कपड़े रखने आए कि ऊपर से तुम आ गए। सलमा बोली, अगर अम्मा अब्बू को पता चल गया ना तो फिर देखना हमारे साथ बहुत बुरा होना है। सलमा के अब्बू और मेरे चाचा बहुत सख्त थे, उनसे तो हम सब बच्चों की जान जाती थी। मैंने उसको कहा, बस तुम किसी को भी ना बताना, फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद चाची आ गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, आज मूड क्यों खराब है। मैंने कहा कुछ नहीं और मैं भी कमरे से निकल गया। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, कुछ खास ना हुआ। बस मैं फारिग वक्त में चाची को देखने का मौका ढूंढता रहता और शान को उठाकर उसके साथ खेलता रहता। जब वो रोने लग जाता तो भागकर चाची के पास ले जाता और उनको बोलता, चाची शान को भूख लगी है, आप इसको दूध पिला दो। चाची शान को मुझसे पकड़ लेती, उसको प्यार करते हुए कहती, मेरे बेटे को भूख लगी है, ओ मैं अपने बेटे को दूध पिलाती हूँ। हर बार कुछ ऐसा ही बोलती थीं। मैंने शान को चाची की गोद में लेटे शान को अक्सर प्यार करता, कभी उसके गालों को छूता, कभी उसके हाथों को पकड़कर हिलाता। ये सब मैं चाची को ज़्यादा करीब से देखने के लिए करता था। मेरा शान के साथ प्यार देखकर चाची बहुत खुश होतीं और मेरे साथ बहुत अटैच भी हो गईं। अब वो मुझसे बहुत प्यार करतीं। फिर कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां हो गईं।